अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की प्रिपरेशन ऑफर कर रहे हैं, और ये प्रिपरेशन जो है वो किस सीट के लिए है? एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए, ऑडिट ऑफिसर के लिए और एडमिन ऑफिसर के लिए। तो ये तीन सीट्स हैं, तकरीबन मिला के 259 टोटल सीट्स बनती हैं, और इसमें से सबसे जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो एनफोर्समेंट ऑफिसर का है। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर जो है वो इसमें आप जॉब सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके लिए जो है वो कैरियर में बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, बिकॉज पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जो है वो बड़ा तेजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। इसको पूरे पंजाब में हर हर तहसील के अंदर इसको स्प्रेड किया जा रहा है, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह फेडरल में हमारे पास एफबीआर है, उस तरह पंजाब के अंदर हमारे पास जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, जो कि सर्विसेज के ऊपर टैक्स जो है वो चार्ज करती है, और इसका जो दायरा इख्तियार है उसको वसी किया जा रहा है। ठीक है, जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि सर्विसेज दे रहे हैं उसके ऊपर फी चार्ज कर रहे होते हैं, लाइक लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्यूटी पार्लर्स हैं, सैलून्स वगैरह हैं, इस तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं, इवन के होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, जिसमें किसी भी सर्विस के अगेंस्ट जो है वो पैसे चार्ज किए जा रहे होते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स है वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कैलकुलेट करेगी या कलेक्ट करेगी। तो उस पर्पज के लिए जो एनफोर्समेंट ऑफिसर है वो क्या होगा? वो अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपनी तहसील का एक हेड होगा। तो इस लिहाज से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे तमाम लोग जो कि हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो फौरी तौर पे हमारे एडमिन के साथ राब्ता करें। ये जी एडमिन का नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर दें। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। फोर्थ लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ठीक है, ये तीन चीजें हम पढ़ चुके थे। आज हमने ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है और बैलेंस शीट कैसे बनती है। अच्छा, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैं बिल्कुल इसको जो है स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये जो चीजें हैं जो यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, जब बच्चा मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में जाता है ना, आई कॉम के अंदर, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स में आई कॉम का जो है ये जो पहला लेक्चर होता है, ठीक है, उसमें बच्चे को ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आपने ये समझना है कि बहुत ही जो है बेसिक लेवल की चीजें, आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं हम लोग जो है वो कितनी मुश्किल चीजें पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें, और हम इसको बहुत ज्यादा इजी वे में पढ़ा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको जो है वो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो लेकिन जी, सबसे पहले अगर हम देखें, थोड़ा सा रिकैप करें कि कल हमने क्या किया था। कल हमने यहाँ तक बना लिया था, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है वो इस शेप में आ गया था। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है इक्वालिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज की? डेबिट्स की और क्रेडिट्स की, कि हमारे जो डेबिट क्रेडिट है वो क्या इक्वल है या नहीं है। अगर आप गौर करें तो आपके यहाँ पे डेबिट जो है वो 1,75,000 आ रहा है, क्रेडिट जो है वो भी 1,75,000 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो डेबिट क्रेडिट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। 1,75,000 से जो है वो आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट हो रहा है। इसमें क्या कुछ है? कैश है, परचेजेस हैं, ये अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल वो पैसे हैं जो कि आपने लेने हैं, किसी से आपने किसी को चीजें सेल की हैं और आपने उससे पैसे लेने हैं, तो उसको अकाउंट रिसीवेबल कहा जाता है। ठीक है, अकाउंट पेबल वो है जो आपने किसी से चीजें परचेज की हैं और अब आपने उसको पैसे देने हैं, पेबल्स है ना, तो इसको अकाउंट पेबल कहा जाता है। सैलरी एक्सपेंस है आपका, ठीक है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस ये भी डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। और उसके अलावा क्या है? और हमारे पास जो है वो कैपिटल है। कैपिटल जो है उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। ये कुछ छोटे मोटे से रूल्स हैं, ये आपने देख लेने हैं, बाकी इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस के बाद जो हमारा अगला फेज है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है? इट इज अ समरी, ये एक समरी होती है जिसमें हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, और उसकी बेस पे हम लोग अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स फाइंड करते हैं कि आया हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? इनकम स्टेटमेंट का हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ट्रायल बैलेंस से जो है वो हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और उसके अलावा हमने एक और चीज भी बनानी है विच इज कॉल्ड बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या है? लेट्स सी। बैलेंस शीट जो है बच्चों, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक साइड पे एसेट्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज और कैपिटल। अगर आप गौर करें तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। कल वाले लेक्चर में भी हमने इसको दोबारा रिवाइज किया था। वो क्या कहता था कि तमाम एसेट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो इसका मतलब है कि अगर आप गौर करें तो एसेट्स इस साइड पे हैं और लाइबिलिटीज और कैपिटल इस साइड पे हैं, और दोनों को बैलेंस करना है हमने। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पे ही जो है वो बैलेंस शीट बनती है, जिसके एक साइड पे सारे एसेट्स होते हैं और दूसरी तरफ जो है वो क्या होती है? लाइबिलिटीज और कैपिटल होती है। तो ये भी हम साथ साथ बनाएंगे और ये देखेंगे कि एंट्रीज हम इसमें कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग दोबारा वापस ट्रायल बैलेंस पे। बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कुछ आइटम्स जो हैं
वो इनकम स्टेटमेंट में लिखते जाएंगे, कुछ जो है वो बैलेंस शीट में लिखते जाएंगे। अब इनकम स्टेटमेंट में कौन से आइटम्स जाएंगे, जरा गौर कीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, मैंने आपको ये बताया था कि ये आपके इनकम और एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं। आमतौर पे क्या आती है, इनकम और एक्सपेंसेस। वो इनकम जो है वो आपकी सेल्स की फॉर्म में भी हो सकती है, एक्सपेंस आपका परचेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं। इसको आप नोट कर लें, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंसेस आमतौर पे लिखे जाते हैं, सही है। और बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, बैलेंस शीट के करीब जाके उसको लिख देते हैं, ताकि आप जो है वो आपके के लिए जो है वो इजी हो जाए उसको अंडरस्टैंड करना। बैलेंस शीट के पास जाके मैं इसमें लिख देता हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर अगर आप गौर करें तो तीन टाइप की चीजें लिखी होती हैं, वो लिखा भी हुआ है यहाँ पे। एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, और कैपिटल होता है। एसेट्स हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो असासे होते हैं, ऐसी चीजें जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास रखी होती है, लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट देती हैं, उसको रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं, उनको एसेट्स कहा जाता है। जैसे कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, ये हमारे एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, अकाउंट पेबल, जो कि हमने अली के 20,000 देने हैं। कैपिटल में क्या है, ये कैपिटल है जो हमने सरमाया लगाया था कारोबार के अंदर जब हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये लॉस जो है कैसे आया, ये अभी इसको छोड़ देंगे, बाद में आपको मैं बताता हूँ कि ये लॉस आपको कैसे आया। हम वापस आ जाते हैं अपने ट्रायल बैलेंस पे। अब हमने क्या करना है कि वन बाय वन एक एक एंट्री हमने उठानी है, और इसको जहां जहां पे ये आनी चाहिए वहां वहां पे लिख देते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास कैश। तो कैश जो है उसको कहाँ पे लिखना चाहिए, कैश क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैश एक एसेट है। तो एसेट्स हमने कहाँ लिखने थे, बैलेंस शीट। तो अगर आप गौर करें तो हमने एसेट्स को कैश 1,02,000 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब वापस चलते हैं। दूसरा आइटम इसमें क्या है, दूसरा आइटम जो है वो है परचेजेस। ये देखें जी, ये वाला। अब परचेजेस जो है वो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था कि इनकम और एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है ना। इनकम और एक्सपेंसेस जो है वहां पे उनके साथ जो है इसको परचेजेस को लिखा जाता है। तो हम वापस चलते हैं। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे हमने परचेजेस कहाँ लिखी हैं। अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे हमने ये परचेजेस लिखी हुई है, ऊपर सेल्स लिख दी यहाँ पे। ये इसका फॉर्मेट ही ऐसे होता है। लेस एक्सपेंसेस जो है उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर परचेजेस डाल दिए, ठीक है। एक्चुअल में जो है वो परचेजेस क्या होती है, वो कॉस्ट ऑफ सेल होती है, यानी कि जो चीजें सेल की हैं उनकी कॉस्ट क्या थी, ये हमने यहाँ लिख दिया। वापस चलते हैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर। ट्रायल बैलेंस में अगला आइटम कौन सा है, अगला आइटम है सेल्स का, 55,000। तो देखिए सेल्स जो है वो भी परचेजेस और सेल्स इनकम स्टेटमेंट में आती है, जेन में रखिएगा। सेल्स जो है वो यहाँ पे आ गई। हमेशा ये ऐसे ही होता है, इसका फॉर्मेट हमेशा ऐसा ही होता है। सेल्स होता है, लेस एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, और प्लस अगर उसमें कोई अदर इनकम वगैरह हो तो वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो है वो और कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो ये 55,000 हमने यहाँ पे सेल्स की जगह लिख दिया। 50,000 जो है वो हमने अब तक परचेजेस की जगह लिख दिया। ये एंट्रीज जो है वो अब तक इसमें हो चुकी हैं। वापस चलते हैं जी। सेल्स के बाद क्या है, अहमद अकाउंट रिसीवेबल। अहमद अकाउंट रिसीवेबल क्या है, ये एक एसेट है। तो एसेट हमने कहाँ लिखना था, बैलेंस शीट में। ये देखें जी, अहमद अकाउंट रिसीवेबल 15,000, ये हमारा इधर एसेट आ गया। एसेट्स के अंदर पहले कैश लिखा हुआ था, दूसरा आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट है अली अकाउंट्स पेएबल। अली जो है वो शख्स है जिसके हमने पैसे देने, इसलिए इसका ये देखें क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, लाइबिलिटी है ना हमारी। तो लाइबिलिटीज कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे अकाउंट पेएबल अली आ रहा है 20,000 यहाँ पर। उसके बाद आते हैं जी दोबारा यहाँ पर, ये एक सैलरी एक्सपेंस आ रहा है नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस में। तो हमने कहा था एक्सपेंस कहाँ आते हैं आपके, इनकम स्टेटमेंट में। एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, इनकम स्टेटमेंट में। तो हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये देखें सैलरी एक्सपेंस 5,000 यहाँ लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें सैलरी एक्सपेंस के बाद क्या है, एक और एक्सपेंस है विच इज रेंट एक्सपेंस 3,000 का। तो सैलरी एक्सपेंस के साथ हमने रेंट एक्सपेंस भी डाल दिया, ठीक है। अब इनको लास्ट एंट्री कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अब उसके बाद कैपिटल है। अब अभी हम फिलहाल चीजें लिखते जा रहे हैं कि किसको कहाँ लिखना है। कैपिटल जो है वो जारी बात है बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब गौर करें तो यहाँ पर ये देखें, ये कैपिटल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने ऊपर लायबिलिटीज लिखनी है, नीचे कैपिटल लिख देना। बाज़ जगहों पे फॉर्मेट के अंदर ऊपर कैपिटल लिखा होता है, नीचे लायबिलिटीज लिखी होती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में तो हमने उनका टोटल करना है, और वो टोटल जो है उसको मैच करना होता है हमने एसेट्स के साथ। तो यहाँ देखेंगे कैपिटल हमने लिख दिया 1,00,000, ठीक है, ये कैपिटल में। अब आप ये जो -3,000 है इसको फिलहाल इग्नोर कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये -3,000 कहाँ से आया। अब आप क्या करें, अब आपने ये सारी चीजें अपनी जगह पे लिख ली। सेल्स हैं, सेल्स में से जैसे आपका बिजनेस है उसमें भी आप क्या करते हैं कि कितने पैसे की चीजें जो है वो आपने सेल की हैं, ठीक है। तो जो पैसे चीजें सेल्स की हैं उसमें से आप क्या करते हैं, एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस में क्या होता है, कुछ आपने चीजें परचेज कितने की हैं, रेंट कितना है, ये माइनस करेंगे, ठीक है। ये जो अमाउंट है उसमें से ये सारी चीजें माइनस करते जाएंगे। उसके बाद रेंट कितना है, उसके बाद बिल इलेक्ट्रिसिटी का जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कितना है वो भी माइनस कर देंगे। उसके अलावा आपने कोई सैलरीज पे की हैं
वो भी माइनस कर देंगे। तो इस तरह से जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। बिल्कुल इसी बेस के ऊपर ये बनी हुई है, इसमें कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जो कि नई चीज हो। तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो, इसका नाम सुन के आपने परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं जो है वो क्या है। इनकम स्टेटमेंट का मैं जो आपको फॉर्मेट यहाँ पे बनवा रहा हूँ, दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मेट। ठीक है, ये सबसे आसान फॉर्मेट। तो सबसे पहले देखें जी, 55,000 है और ये सेल्स है हमारी। एक्सपेंसेस देखें कौन कौन से हैं। हमने कहा कि परचेजेस की हमने 50,000 की, सैलरी जो है वो 5,000 है, रेंट जो है वो 3,000 है। ठीक है, इनको जमा कर लें। 50 और 5 55 और 3 58,000। तो इसका जो टोटल है, ये देखिए इसका टोटल हमने यहाँ लिख दिया फाइनल कॉलम। ये इनर कॉलम है, इसको क्या कहते हैं, इनर कॉलम। और ये क्या है, ये फाइनल कॉलम है। यहाँ हम टोटल करके लिखते हैं कि इजीली समझ आ जाए। तो 58,000, अब 55,000 में से माइनस करेंगे 58,000, टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे ना। जब आप ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा 3,000 का नेट लॉस। ठीक है, उसकी वजह सेल्स आपने जो की है टोटल 55,000 की है, इस पे खर्चा आपका कितना आ गया, खर्चा आपका जो है वो 58,000 आ गया, क्योंकि आपने देखा ही नहीं था कि हमने सैलरीज भी देनी है, हमने रेंट एक्सपेंस भी पे करना है। ठीक है, तो आपने दूसरा, आपने जो सेल की है वो, इसका मतलब है कि 3,000 सस्ती बेच दी है, तो आप इस वक्त क्या है, 3,000 के लॉस में है। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में। अब ये 3,000 का लॉस आपने याद रखना है कि हमारे पास 3,000 का लॉस है। बैलेंस शीट में देखें, सबसे पहले हमारे पास एसेट साइड है, ये वाली। इस पे क्या था, कैश था हमारे पास 1,02,000 का, अकाउंट्स रिसीवेबल है हमारे पास 15,000 के। ठीक है, इन दोनों का टोटल करें 1,02,000 और 1,00,000 और सिंपल 15,000 कितना होगा, 1,17,000। टोटल जो है हमारे पास इस साइड का है 1,17,000। दूसरी साइड पे चलते हैं जी, लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड पे। सबसे पहले लाइबिलिटी है हमारे पास, अली के हमने पैसे देने हैं 20,000 रुपया। ठीक है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं आई, हमने कोई पे नहीं किए, तो 20,000 एज इट इज टोटल कॉलम में चला गया। ठीक है, या फाइनल वाले में चला गया। उसके बाद देखें, कैपिटल था, आपने इन्वेस्ट किया 1,00,000 रुपए का। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर लॉस आ गया आपके पास। हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट या लॉस जो है वो बैलेंस शीट में जाके आपके कैपिटल को हिट करता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 1,00,000 का कैपिटल है आपका, उसमें माइनस कर दिया हमने नेट लॉस। ठीक है, ये लॉस लॉस लिखा हुआ है, इसको नेट लॉस लिखा होना चाहिए। नेट लॉस जो है वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो 1,00,000 में से 3,000 माइनस किया तो कितना बचा, एडजस्टेड कैपिटल हमारा 97,000 का। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते ऑब्वियसली, अदरवाइज जो है वो माइनस कर दिया। तो 20,000 में 97,000 ऐड करें तो कितना बनता है, 1,17,000। इसका मतलब है, अगर आप गौर करें कि आपकी जो बैलेंस शीट की डेबिट साइड है वो इसकी क्रेडिट साइड के इक्वल हो गई है। इसका मतलब ये है कि वो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो कि ये कहती है कि एसेट बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के, वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एज इट इज इस तरह के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि अकाउंटिंग साइकिल है क्या, ये काम कैसे करता है। अगर आपको ये समझ आ गया, ये बेसिक्स हैं, अगर ये आपको समझ आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग आपके लिए मुश्किल नहीं है। और नहीं समझ आई तो भी आपने मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। अच्छा भाई, इसके बाद अकाउंटिंग साइकिल का फ्लो देखें। सबसे पहले हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन, जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हमने देखी थी। ठीक है, इसमें हमने देखे थे मुख्तलिफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स से हम लेते हैं, जैसे इनवाइस होती है और बाकी चीजें होती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जर्नल बनाया हमने, फिर हमने लेजर बनाया, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया उसी से। फिर आज हमने ये देखा, आज के लेक्चर में ये जो है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में ये कर, आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, लेक्चर नंबर 5 में हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो बनाए हैं। अगर आप अकाउंटिंग साइकिल को देखें तो सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं आपके पास, यानी कि ये इनवाइस हो सकती है, इससे हमें डाटा मिलता है। ठीक है, ये गुड्स रिसीव्ड नोट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास कोई सेल्स ऑर्डर हो सकता है, या कोई इस तरह की कोई भी चीज है, या रिसीट हो सकती है जहां से आपको डाटा मिल रहा होता है। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, यहाँ से आप डाटा लेते हैं, जर्नल में पहली पहली एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद आप लेजर में एंट्री करते हैं, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उससे, फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और भी है वो, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये क्या है, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं मेन। इसके अलावा भी हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, बल्कि अगर अगला लेक्चर जो है वो छोटा सा चैप्टर है, चलेंगे अभी आपको पढ़ा ही देते हैं। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 7 देख लें, हमारे पास टाइम है अभी 9:17 हुए हैं, हो जाएगा ये। ले जी, ये क्या है, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम बना चुके हैं, तो वाई नॉट के इसको हम पढ़ ही लें। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस हम पढ़ चुके हैं, अब हमने सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़नी है। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। हमने क्या किया था, तमाम जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस हमने इसमें लिए थे, एंड देयर डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस प्रिपेयर्ड एट ए स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि किसी स्पेसिफिक टाइम पे बनाया। मिसाल के तौर पे जैसे 31 दिसंबर को हमने बनाए हैं। ठीक है, तो वो बैलेंस हमने ले लिए। इट्स पर्पज इज टू चेक वेदर टोटल डेबिट्स आर इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। हमने इक्वालिटी चेक करनी होती है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर
टोटल डेबिट जो है वो बराबर है टोटल क्रेडिट के या नहीं। व्हाट इफ द ट्रायल बैलेंस शोज अनइक्वल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। अच्छा, बात ऐसा भी होता है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बैलेंस नहीं हो रहा होता। कैसे? ये मैं आपको ट्रायल बैलेंस पे दोबारा ले जाता हूँ। ये ट्रायल बैलेंस है। बात ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला जो एक्सपेंस है ये लिखना भूल जाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड 1,75,000 होगी और डेबिट साइड पे आ रहा होगा 1,72,000। ठीक है, आप कहेंगे ये तो बराबर ही नहीं हो रहा। बाद में आपको पता लगेगा कि भाई रेंट एक्सपेंस तो आपने इसमें ऐड ही नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह भी हो जाता है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं है तो फिर आपकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी सही नहीं बनेगी। अब इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस जो है उसमें एरर आ सकता है। इफ द टू कॉलम्स ऑफ द लिस्ट आर नॉट इक्वल, यानी कि अगर आपकी जो लिस्ट है, यानी कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है उसके दोनों कॉलम्स अगर बैलेंस नहीं है, देयर मस्ट बी एन एरर। तो एरर है इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट्स। अ लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस हाउ एवर विल नॉट डिस्क्लोज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स। लेकिन फिर वहां पे आपको जो है वो ढूंढना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि कितना एरर आ रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन, बात का ऐसा होता है कि आप एक ट्रांजैक्शन ही लिखना भूल जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसमें आपने रेंट को लिखा ही नहीं। पोस्टिंग अ डेबिट और क्रेडिट टू द करेक्ट साइड ऑफ लेजर बट इन द रॉन्ग अकाउंट। ठीक है, करेक्ट साइड पे लिखा लेकिन रॉन्ग अकाउंट में डाल दिया। मिसाल के तौर पे आपने परचेजेस को डेबिट करना था, यानी परचेजेस में डालना था, आपने मशीनरी में डाल दिया। दोनों ही डेबिट होते हैं ना, दोनों का बैलेंस एक ही साइड पे आता है, एसेट्स है ना, दोनों एक ही साइड पे बैलेंस आता है। तो आपने परचेजेस में डालना था और आपने गलती से क्या कर दिया, मशीनरी में डाल दिया। तो वो शो तो सही हो रहा होगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट तो वो ठीक करेगा आपका। हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस भी इक्वल हो जाए, लेकिन जो है उसकी फिगर जो है वो रॉन्ग शो होंगे, रिजल्ट जो है वो रॉन्ग आएंगे। उसके बाद बात होते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर ऐसे होते हैं कि आपने दो गलतियां कर दी, ठीक है, एक साइड से एक चीज कम कर दी, दूसरी साइड से दूसरी चीज कम कर दी, तो या एक तरफ से एक चीज बढ़ा दी, दूसरी तरफ से दूसरी चीज बढ़ा दी, तो बैलेंस ट्रायल बैलेंस जो है वो इक्वल होता है, लेकिन उसकी फिगर जो है वो गलत होती है। अब मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ, ये कैसे होता है। बाज़ का ऐसा होता है कि आप गलती इस तरह से करते हैं, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, इसमें आपने मिस्टेक क्या की कि आपने परचेजेस 50,000 है ना, परचेजेस आपने गलती से लिख दी 60,000। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट पेबल जो है वो 20,000 है, इसको आपने 30,000 लिख दिया। दोनों तरफ से 10,000 से क्या हुआ, ओवर स्टेट हो गया। ठीक है, ओवर स्टेट बाय 10,000। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1,75,000 की बजाय ये 1,85,000 हो गया, यहाँ भी 1,75,000 की बजाय ये 1,85,000 हो गया। आपका ट्रायल बैलेंस तो इक्वल है, लेकिन ये सही डाटा शो नहीं कर रहा। ठीक है, सही इंफॉर्मेशन आपको जो है वो इससे नहीं मिलेंगी। तो आपने जो है वो ट्रायल बैलेंस को बहुत ही केयरफुली बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस खैर इसमें आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब भी आप बनाने की जरूरत आपको पेश आए तो आपने केयरफुली इसको करना है। अच्छा, आपने करना पता क्या, आपने करना ये है कि ये जो मैंने पूरा आपको अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाया ये बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। इसमें 2-4 एंट्रीज हैं, ये वाली टोटल हमारे पास 7 एंट्रीज हैं इसके अंदर। ये आपने खुद से इसको सॉल्व करना है। जो बच्चे जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है उन्होंने भी, और जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है उन्होंने भी। और फिर आपने मुझे ये बताना है, ठीक है, ग्रुप में बता दें कि आपको अगर इसमें से किसी जगह पे समझ नहीं लगी, और अगर समझ लग गई या वेल एंड गुड नहीं लगी तो हम इसको दोबारा आपको समझा देंगे जहां जहां से आपको जो है वो इसमें कोई प्रॉब्लम है। ले जी, ये कॉम्पनसेटिंग एरर थे। उसके बाद आ जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कहते हैं कोई असूल, ठीक है, आपने किसी असूल को मिस कर दिया। रिकॉर्ड इन परचेज इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, ठीक है, और मशीनरी अकाउंट को जो है वो डेबिट कर दिया। तो इसमें भी इस वजह से भी जो है वो एरर आ सकता है। तो ये भी जो है वो एक टाइप है। एक बात बाद एक ट्रांसपोजिशन एरर भी होता है, उस क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोजिशन एरर। फॉर एग्जांपल 689 आपने लिखना था, ठीक है, बट आपने क्या किया, रॉन्ग फुली 869 लिख दिया। 689 की बजाय 869 लिख दिया। तो इन 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 तरह इस तरह के एरर्स को क्या कहा जाता है, इनको एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन कहा जाता है, कि आपने ट्रांसपोज कर दिया, अमाउंट को इधर उधर कर दिया। इस तरह का एरर भी आ सकता है, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा इसमें। अच्छा भाई, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमने प्रैक्टिकली तो देख ली, अब यहाँ पे इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट और लॉस फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमें बताती है कि बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस कितने हैं, और उसको प्रॉफिट आया है या लॉस आया। प्रॉफिट है तो कितना है, लॉस है तो कितना है। इसमें एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। फॉर एग्जांपल 2025 का साल जो है वो खत्म हुआ है, तो कंपनी ने ईयर 2025 के लिए इनकम स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, याद रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट ऑलवेज मेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। अच्छा, बैलेंस शीट है ऑन दी अदर साइड। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में ये भी कुछ लिखा हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स इट टेल अस हाउ मच मनी
द बिजनेस अर्न एंड हाउ मच इट स्पेंट इफ द इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। अच्छा, एक इनकम स्टेटमेंट में एक और चीज भी देख लें, अगर इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंस है तो बिजनेस ने प्रॉफिट किया, ठीक है। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो जारी बात है प्रॉफिट होगा। और अगर एक्सपेंस जो है वो ज्यादा है, जैसे अभी हमारे वाले केस में हुआ, तो फिर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बैलेंस शीट को अगर आप गौर करें, बैलेंस शीट जो है वो क्या है, ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है, तो नोट कर लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है आपका प्रॉफिट आया या लॉस आया। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल कितना बढ़ा हुआ है। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। ये देखें, ये लिख भी दिया उन्होंने कि ये क्या बताती है आपको, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है ऑफ ए बिजनेस एट ए स्पेसिफिक डेट। ये क्या होती है, एक स्पेसिफिक डेट पे होती है, जैसे 31 दिसंबर 2026 को जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी। इनकम स्टेटमेंट एक पूरे टाइम पीरियड के लिए होती है, पूरे एक साल के लिए होती है, या 6 महीने के लिए होती है आमतौर पे, या 3 महीने की बना सकते हैं, जितने भी टाइम पीरियड के लिए, 1 महीने की भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट जो है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होती है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 31 दिसंबर की है, ठीक है, 31 जनवरी की है, 30 मार्च की है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो है वो हम कह सकते हैं कि इस वक्त कंपनी के एसेट्स कितने हैं, यानी आज के दिन कंपनी के एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, ऑनर इक्विटी कितनी है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि सर ये कैसे, अब अगले दिन जो है वो क्या चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगले दिन क्या होगा, कंपनी के अंदर जो है मिसाल के तौर पे मजीद जो है वो सेल्स हुई, सेल्स होंगी, तो उससे क्या होगा, कैश जनरेट होगा। जब कैश जनरेट होगा तो एसेट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही होती है। तो ये आपने इसका जो डिफरेंस है ये याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है और बैलेंस शीट कैसे बनानी है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगेन जो है वो मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो फौरी तौर पे एडमिन से राब्ता कर लें। ये एडमिन का व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, आप लोग एडवर्टीजमेंट का इंतजार ना करें। बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ऐड का इंतजार करते रहते हैं कि जब ऐड आएगा फिर हम अप्लाई कर लेंगे। तो ऐसा हरगिज ना करें, ऐड का इंतजार ना करें, बल्कि अपनी तैयारी करें। और जारी बात है, आपने तैयारी तो करनी है और ऐड आने के बाद भी करनी है, तो बेहतर ये है कि आप पहले से तैयार होकर बैठें। तो वैसे पॉसिबल ये है कि कल ऐड आ रहा है इसका, लेकिन अगर कल नहीं आता तो ये है कि अगर उससे नेक्स्ट वीक आ जाता है या उससे नेक्स्ट वीक आता है, तो इसको जो है वो एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे, आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आपका सब्जेक्ट रिलेटेड 50% हो या 80% हो, करना तो आपने तैयार है ही है, ठीक है। 50 सवाल नहीं तो 80 आ जाएंगे, 80 नहीं तो 50 आ जाएंगे, आने तो हैं इसमें से सवाल। तो अगर आपने करना ही है तो फिर आज से क्यों ना स्टार्ट करें। रमजान के अंदर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें, अगर आप अपनी एक रूटीन डेवलप कर लेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आज के इस लेक्चर में आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।